हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट में। कमेंट करके जल्दी जल्दी सभी लोग बता दीजिए आप सभी कैसे हैं, आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक ठाक है। और जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए ताकि क्लास को स्टार्ट किया जाए। अगर आप सभी लोग आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हम सभी आ चुके हैं, आप क्लास स्टार्ट करिए, है ना। उम्मीद करते होंगे आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और उसके साथ साथ आप सभी रिवाइज भी कर रहे होंगे, है ना। पढ़ने के साथ साथ रिवाइज कर रहे होंगे तभी आप सभी का स्कोरिंग अच्छा होगा। तो आज का टॉपिक आप सभी को दिख रहा होगा। आज का टॉपिक क्या है हमारा, इम्पोर्टेंट PYQ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। वो भी किसका, तो आप सभी को पता है कि आपका चैप्टर क्या है, पृष्ठ रसायन जो है। ठीक है, क्या पृष्ठ रसायन केमिस्ट्री में जो आपका पृष्ठ रसायन है उसका आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। उसके बाद आज हम लोग को पढ़ना क्या है, तो इम्पॉर्टेंट PYQ जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बने हुए हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जानते हैं आप सभी की, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका पहला जैसे ही आप पेपर में जाएंगे एकदम शुरुआत में ही आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद आपका सब्जेक्टिव होगा, उसके बाद और भी सारे प्रश्न होते हैं कई टाइप के, लेकिन जो पहला प्रश्न बनता है वो किससे बनता है, आपका ऑब्जेक्टिव से ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी अपना ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिएगा और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो मैं आप सभी के लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी लेके आऊँगी। ठीक है, तो यहाँ से अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे हम कि ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से हमारा प्रश्न बन रहा है। इसमें देखिए पहला प्रश्न आपसे कह रहा है क्या कि 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषण होगा। पहला दिया है आपका क्या, H2, दूसरा दिया है CH4, तीसरा दिया है आपका CO2, उसके बाद चौथा दिया है आपका क्या, NH3। आपसे कहा जा रहा है कि 298 केल्विन जब आप ले रहे हैं, ठीक है, वो 1 ग्राम चारकोल को मतलब कि कार्बन को कह रहा है कि द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषण होगा। अधिशोषण और अवशोषण पृष्ठ रसायन में जो आप सभी पढ़े होंगे तो फर्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, अधिशोषण के बारे में ही है। ठीक है, अधिशोषण क्या होता है कि किसी के सतह पर क्या होता है, पूरे तरीके से ऊपर सतह पर ही क्या करता है, वो फैलता है। तो वही आपसे पूछा गया है और आयतन यहाँ बताया भी गया है। तो पूछ रहा है कि कौन सा जो दिया है इसमें से गैस वो सबसे अधिक अवशोषण करेगा, मतलब कौन सा जो ऐसा गैस है कि किसी ठोस के सतह पर या आयतन पर क्या करेगा, वो फैलेगा। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है क्या होगा, तो NH3 जो होता है। ठीक है, क्या NH3 जो होता है वो ठोस के सतह पर बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, तो फैलता है। अगर आप सभी को पता है तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ आप सभी को बता रही हूँ, आप सभी नोट करिएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता चला कि अधिशोषण में क्या होता है। अधिशोषण में क्या होता है कि ठोस के पृष्ठ पर सतह पर क्या होता है, केवल जो अणु होते हैं वो फैलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखें क्या है। दूसरा ये दिया है कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, पैप्टिकरण, अस्कंदन, अपोहन या फिर फ्लूकेशन। ठीक है, क्या फ्लोकुलेशन। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा, कौन सी ऐसी विधि है जो कोलाइड विलयन का क्या करती है, तो शोधन करती है। देखिए इसमें आपका क्या होगा, आप सभी को पता है तो आप सभी जरूर बताइए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप आराम से बैठे रहिए, नोट करने के लिए तैयार रहिएगा कि इसके लिए सही आंसर क्या होगा आपका, तो अपोहन होता है। देखिए अपोहन विधि में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी विलयन लेते हैं कोलाइडी विलयन का, ठीक है, तो उसको आप क्या करते हैं कि ऐसे एक आपका बना होता है चैम्बर। ठीक है, इस चैम्बर में जो आप विलयन लेते हैं उसको इस प्रकार से क्या करते हैं, ऐसे लटका देते हैं। ठीक है, लटकाने के बाद आप एक इधर से पानी डालते हैं तो इसमें से जो अच्छा वाला पदार्थ होता है इसमें से क्या होता है, निकल जाता है। जो मतलब बेकार होता है वो इसी में बधा रहता है, उसको आप क्या कर देंगे, बाहर से निकाल देते हैं। मतलब इसको जब ये पूरा इधर से साफ होगा, प्यूरिफाई हो जाता है, तो उसके बाद जो अच्छे चीज़ें हैं वो आपके यहीं बच जाते हैं। जो खराब वाला चीज़ है मतलब कि कोलाइडी विलयन जो होता है आपका अलग हो जाता है। उसके बाद ये जो है उसमें से किसी चीज़ में बांध कर लटकाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो आप प्लास्टिक में बांध दोगे तो आप प्लास्टिक में से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक में तो पूरा एकदम कवर अप हो जाएगा तो वहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। ऐसा हो कि मतलब उसमें से जो बेकार चीज़ें हैं वो निकल सके,
ठीक है, मतलब छेद वाला हो। ऐसा हो क्या हो, वो थोड़ा छेद वाला हो, जैसे कि कह सकते हैं हम कोई जाली वाला हो। ठीक है, तो उस जाली वाले में से अगर इसको क्या करते हैं, बांध के आप लटका देते हो, तो एक तरफ से अगर पानी डाला जाता है तो उसमें से जो अच्छे और बेकार चीजें हैं वो दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका कोलाइडी विलयन का क्या हो जाता है, तो शोधन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्लियर है ना सभी लोगों को? आप सभी कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं क्या दिया है आपसे, कि कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग उष्मा उत्सर्जित होता है। कितना, तो 20 से 40 या फिर 40 से 60, 60 से 80 या फिर 40 से 100। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भौतिक अवशोषण में क्या, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितना उष्मा उत्सर्जित होता है। तो इसमें जो उष्मा का उत्सर्जन होता है वो कितना होता है आपका, तो 20 से 40। इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, तो 20 से 40 जो होता है उतना ही आपका भौतिक अधिशोषण में केवल 20 से 40 ही आपका क्या होता है, तो उष्मा का उत्सर्जन होता है। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है आपसे क्या, कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं। जो आपका रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें आपसे कह रहा है कि कितनी परतें होती है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन है आपका अनेक, चौथा ऑप्शन आपका शून्य है। ठीक है, इसमें कह रहा है आपसे कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। बताइए आप सभी, 30 सेकेंड आपके पास टाइम होता है, आप 30 सेकेंड में जवाब दीजिए। हाँ, तो ये जो होता है इसका कितनी परत होती है, तो रासायनिक अधिशोषण में आपका केवल एक परत होती है। कितनी परत होती है, तो रासायनिक अधिशोषण में आपका केवल और केवल एक परत होती है। चलिए फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है क्या, रासायनिक अधिशोषण की अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, बहुलीकरण या इनमें से कोई नहीं। जो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है वो कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है या फिर अनुत्क्रमणीय होती है या फिर बहुलीकरण होती है या इनमें से कोई नहीं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है, ठीक है, कहा जाता है कि ऐसे एक तीर होता है वो पूरा ही फाइनल होता है, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ होता है, तो वो दोनों तरफ क्रिया होती है वो आपका उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, उसके बाद ये बहुलीकरण में क्या होता है कि आपका बहुत सारा मिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है आपसे कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है आपकी, तो ये आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। रासायनिक अधिशोषण जो है आपका कौन सी अभिक्रिया होती है, तो वो आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। चलते हैं फिर आगे। ये दिया है कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। ये पूछा जा रहा है आपसे कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर NH3 दिया है या NCl3 दिया है या फिर H2। इसमें आपसे कह रहा है कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। उसमें देखिए आपसे ये पूछा गया था कि किस गैस का अधिशोषण, है ना। अगर अधिशोषण देता तब तो हम फट से NH3 को लगा देते, लेकिन यहाँ कह रहा है कि किस गैस का अवशोषण। ठीक है, वो आंतरिक मतलब कि अंदर तो जो पहुंचता है, क्या करता है कि ठोस के जो अंदर तक पहुंचता है वो कौन होता है, तो वो आपका होता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर कह रहा है आपसे क्या, कि किसी भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। क्या कह रहा है आपसे कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। कथन दूसरा कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण भी उत्क्रमणीय होता है। इसमें कह रहा है कि भौतिक और रासायनिक, इसका कहने का मतलब यही है कि जो आपका भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण है वो दोनों ही कैसे होते हैं, तो उत्क्रमणीय होता है। और इस कथन को बताना है कि कौन सा कथन सही कह रहा है, कौन सा कथन गलत कह रहा है। तो आप सभी को पता है कि जो भौतिक अधिशोषण होता है वो कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, उत्क्रमणीय दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला कथन क्या करे कि दोनों कथन सही है तथा कथन दूसरा कथन पहला की सही व्याख्या है। ये कह रहा है आपसे कि जो कथन पहला दिया है वो तथा कथन दूसरा कथन पहला की क्या है, तो सही व्याख्या है। जो कथन दूसरा दिया है वो पहले वाले का सही व्याख्या कर रहा है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या दिया है कि दोनों कथन सही है परंतु कथन दूसरा
क्या कह रहा है, दोनों ही कथन सही है, परंतु कथन दूसरा कथन पहले की सही व्याख्या नहीं है। ये कह रहा है आपसे कि कथन दोनों ही सही है, परंतु जो दूसरा है वो कथन पहले का क्या कर रहा है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। उसके बाद तीसरा कह रहा है क्या, कथन एक सही है परंतु कथन दूसरा क्या है, सही नहीं है। फिर आपसे क्या कह रहा है लास्ट में कि कथन पहला असत्य है परंतु कथन दूसरा क्या है तो सही है। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक आपका गलत है दूसरा सही है, और एक बार कह रहा है कि दूसरा गलत है पहला क्या है तो सही है। इस प्रकार से आपका चारों ऑप्शन दिया हुआ है। बताइए इसके लिए सही आंसर क्या होगा। आप अभी पीछे ही देखें, यहाँ पे एक पीछे प्रश्न था आपका कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होती है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कैसी होती है, तो ये आपका कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, अनुत्क्रमणीय होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कहा जो कह दिया है ये वाला तो सही है, पहला सही है लेकिन दूसरा क्या है तो गलत है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। उसके बाद इसमें कह रहा है कि कथन पहला क्या है, सही है, परंतु दूसरा कथन क्या है तो गलत है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि पहला कथन असत्य है, तो ऐसा तो है ही नहीं, पहला तो सही है हमारा, तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ग होगा। कह रहा है कि कथन एक सही है परंतु कथन दूसरा जो है वो क्या है आपका तो असत्य है। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे पूछ रहा है फिर से कि रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से घटती है, दाब पर निर्भर नहीं करती है, एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है, दाब बढ़ने से क्या होती है वो बढ़ती है। बताइए आप सभी इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब क्या होगा, इसमें पूछा आपसे कि रासायनिक अधिशोषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि दाब बढ़ाने से घटती है, या फिर दाब पर निर्भर ही नहीं करती है, या फिर एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है, या फिर दाब बढ़ाने से क्या होती है वो बढ़ती है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि दाब बढ़ने से क्या होती है वो बढ़ती है। रासायनिक अधिशोषण जो होती है उसकी दर दाब बढ़ाने पर क्या होती है तो बढ़ती है। क्लियर है सभी लोगों को, बताइए। चला जाए फिर आगे। तब आगे प्रश्न ये दिया है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो उत्प्रेरक एक वस्तु है जो उत्पादन के साम्य अवस्था सांद्र को बढ़ा देता है। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, या प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे पहले तो उत्प्रेरक क्या होता है ये जानेंगे हम। तो कहा जाता है, ठीक है, उत्प्रेरक को कि ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, या ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है लेकिन अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है। क्या करता है कि अभिक्रिया की दर को या तो वो बढ़ा देगा या फिर उसको क्या करेगा, कम कर देगा, लेकिन उसमें वो भाग नहीं लेता है। अंत समय तक क्या होता है, वो अपरिवर्तित ही रहता है। मतलब जैसा गया है, भले ही वो रासायनिक अभिक्रिया आपकी पूरी हो जाए, लेकिन वो जैसा गया है उसी फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो उत्पादन के साम्य अवस्था सांद्र को बढ़ा देता है, या प्रतिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, या साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, या प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। बताइए आप सभी इसका आंसर क्या होगा, बताइए। क्या होगा बताइए सभी लोग। ये साम्य अवस्था प्राप्त करने को क्या करता है, तो साम्य अवस्था समय जो लग रहा है उसको क्या करता है, ये कम कर देता है। क्योंकि आप सभी को अभी मैंने बताया है कि जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, लेकिन अंत समय तक वो क्या करता है, आपका अपरिवर्तित रहता है। ठीक, तो चला जाए फिर आगे। यहाँ देखिए क्या दिया है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को कम करता है, उसके बाद अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, या फिर
कह रहा है आपसे तीसरा ऑप्शन कि अभिक्रिया वेग को घटाता एवं बढ़ाता है, या फिर चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी आप सभी को बताया है कि उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है और घटा भी देता है, लेकिन वो अपना भाग नहीं लेता है। मतलब जो उत्प्रेरक होता है उसमें आप कोई रासायनिक अभिक्रिया में वो भाग नहीं लेता है, जैसा रहता है वो अंत समय तक वैसा ही आपको क्या होता है तो प्राप्त होता है। तो इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन कौन होगा बताइए? अभिक्रिया का वेग को कम करेगा, या फिर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, या अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा इसका, बोलिए बोलिए सभी लोग। तो यहाँ जो होगा वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा एवं घटा देता है, दोनों ही क्या करता है ये करता है, लेकिन अंत समय तक ये अपने क्या होता है तो अपरिवर्तित रहने की कोशिश करता है। चलें फिर आगे, बताइए क्लियर है ना सभी लोगों को? यहाँ जो दिया है कह रहा है आपसे क्या कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पायस का, निलंबन का, विलयन का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसके लिए सही आंसर क्या होगा? दूध आपका किसका उदाहरण है? दूध आपका किसका उदाहरण है? दूध आपका जो है वो पायस का उदाहरण होता है। पायस क्या होता है? जिसमें दोनों ही, जिसमें परिक्षेपण और परिक्षिप्त अवस्था दोनों ही क्या होते हैं? द्रव होते हैं। जिसमें परिक्षेपण और परिक्षिप्त अवस्था दोनों ही द्रव में पाए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। तो दूध आपका जो उदाहरण होता है वो किसका होता है तो पायस का। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये दिया है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है किसमें? विलयन में, अवक्षेप में, फिर से विलयन में, या फिर वाष्पों में? इसमें दो ऑप्शन दे दिया है सेम, ठीक है। एक को विलायक कर दीजिए, एक को विलायक कर दीजिए, ठीक है। बताइए टिंडल प्रभाव पाया जाता है किस में पाया जाता है? टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है? तो टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है वो आपका विलयन में ही पाया जाता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब आप विलयन में से, ठीक है, किसी भी विलयन जो होता है उसमें सूर्य की प्रकाश डालते हैं, ठीक है, या फिर देखते होंगे कमरे के अंदर जो रूम बंद होता है उसमें से एक अगर छोटी सी खिड़की खुला होती है तो उस खिड़की में से प्रकाश एकदम शंकुनुमा आता है। मतलब कि ऐसा आता है, पहले नीचे पतला होगा, फिर ऐसे करके ऐसे फैलता जाएगा, ऐसे चौड़ा होता जाएगा। मतलब अगर आप टॉर्च जलाते हैं तो शुरू में आपका पतला होता है, लेकिन जहाँ लास्ट होता है वहाँ देखिएगा पूरा फैल के आपको क्या होता है तो मिलता है। मतलब टिंडल प्रभाव में ये होता है आपका कि जो आपका प्रकाश आता है वो शंकुनुमा आकार में क्या होता है तो मिलता है। तो टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है आपका तो विलयन में। किस में पाया जाता है आपका तो विलयन में पाया जाता है। सभी लोग को क्लियर हो रहा है? नहीं समझ में आएगा आप जरूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि हमें यहाँ दिक्कत है, मैं जरूर बताऊंगी आप सभी को, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चला जाए। इसमें पूछा जा रहा है आपसे क्या कि निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? चीनी के घोल में, सोने का कोलाइडी घोल में, या फिर सस्पेंशन में, या फिर इमल्सन में? बताइए आप सभी कौन सा आंसर सही होगा? इसमें कह रहा है आपसे कि निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? बताइए चीनी के घोल में कभी आपने टिंडल प्रभाव देखा है क्या? चीनी के घोल में आपने कभी टिंडल प्रभाव देखा है? प्रैक्टिकल करके आप जरूर देखिएगा। रूम वाला जो मैंने बताया है वहाँ आप सभी को दिखाई देगा, या फिर खिड़की बंद होगा वहाँ खोल के पतले में देखिएगा वो प्रकाश ऐसे ही आता है, या टॉर्च जला के नाइट पे देखिएगा वैसे ही मिलता है आपको। तो ये कह रहा है आपसे कि किसमें आपका जो होता है, ठीक है, टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो आपका चीनी का जो घोल होता है, क्या जो चीनी का घोल होता है उसमें आपका टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, ठीक है। सोने का कोलाइडी घोल में भी पाया जाता है, सस्पेंशन में भी पाया जाता है, इमल्सन में भी पाया जाता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट। इसमें क्या कह रहा है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है,
क्या है? उत्प्रेरक एक वस्तु है जो पहला उत्पादन के साम्यावस्था सांद्र को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, या साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को क्या करता है तो कम कर देता है, या फिर लास्ट कह रहा है आपसे कि प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। बताइए, ये तो पीछे क्वेश्चन आया था आपका, तो इसमें तो ऑप्शन सी था। मैंने अभी आप सभी को बताया था कि उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया की दर को क्या करता है, या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है, या अपने क्या होता है लास्ट तक वो अपरिवर्तित रहने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे आप स्पीड से धीरे धीरे चल रहे हैं तो ये आता है पीछे से क्या करता है, बोलता है, तो आप अपने स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जहां आपको जाना था 1 घंटे में, वहां कोई आपसे बोल दिया तो आपने वहां 45 मिनट में ही पहुंच गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका उत्प्रेरक भी काम करता है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट। इसमें कह रहा है आपसे क्या कि जब FeOH का सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या बनता है आपका, FeOH का थ्राइस Fe3+ प्राप्त होता है, या फिर FeOH3 Cl का Cl- प्राप्त होता है, या फिर FeOH3 सोडियम पे प्लस प्राप्त होता है, या फिर लास्ट ऑप्शन दिया है आपका क्या, FeOH का होल थ्राइस उसके बाद अवक्षेपित हो जाता है। बताइए आपका इसमें कौन आंसर होगा। कह रहा है आपसे कि जब FeOH सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तब क्या होता है। बताइए आप सभी क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बोलिए। चलिए मैं ही बताती हूँ, इसका जो होता है वो क्या होता है कि अवक्षेपित हो जाता है। क्या होता है तो ये आपका NaCl का घोल जब मिलाया जाता है तो वह FeOH का थ्राइस क्या हो जाता है तो अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, चलें फिर आगे। तब इसमें क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन कोलायड घोल है, दूध, गोंद, कुहासा या फिर रक्त। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये निम्न में से कौन सा कोलायड घोल होता है, दूध, गोंद, कुहासा या फिर रक्त। कुहासा मतलब ये होता है कोहरा, जो इस समय ठंडियों में जो शीत पड़ता है वही आप कुहासा का नाम देते हैं या फिर कोहरा का नाम देते हैं। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। इसमें जो आपका कोलायड का घोल होता है वो क्या होता है आपका तो दूध होता है। ठीक है, क्या होता है तो दूध होता है। ठीक है, चलें फिर आगे। बोलिए, इसमें जो आगे आपका प्रश्न दिया हुआ है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लायोफोबिक कोलायड नहीं है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लायोफोबिक कोलायड नहीं है। एक आपका लायोफिलिक होता है और एक आपका लायोफोबिक होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका दिया है लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक। एक होता है द्रव स्नेही और एक होता है आपका क्या द्रव विरोधी कोलायड। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है वही लायोफिलिक के बारे में। तो लायोफिलिक क्या होता है बताइए। लायोफिलिक क्या होता है, लायोफिलिक तभी तो आप पहचान पाएंगे आखिर। हाँ, इसमें आपसे पूछा था क्या लायोफिलिक और लायोफोबिक। ठीक है, ये जो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलायड जो होता है उन्हीं के बारे में आपसे क्या हो रहा है ये पूछा जा रहा है। तो एक लायोफोबिक क्या होता है और लायोफिलिक क्या होता है आप सभी को पता है क्या। जो लायोफिलिक होता है वो आपका द्रव स्नेही होता है। क्या होता है, द्रव स्नेही होता है। ठीक, तो इसमें जो पूछा गया आपसे क्या कि लायोफिलिक नहीं है, क्या है तो लायोफिलिक नहीं है। तो आपका द्रव स्नेही में आपका जो बंदा है वो दूध भी होता है, गोद भी होता है, रक्त भी होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा वो कौन होगा आपका तो कुहासा होगा। क्या होगा तो कुहासा। चला जाए फिर आगे। ये आपसे फिर लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कोलायडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। ये पूछा जा रहा है आपसे कि कोलायडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। एक रेंज बनाया जाता है, वही रेंज है। उस रेंज में आपका दिया हुआ है क्या पहला ऑप्शन में कि 10 के घाते -4 से लेके 10 के घाते -9 सेमी। दूसरा दिया है 10 के घाते -9 से 10 के घाते -11 सेमी। तीसरा ऑप्शन ये दिया है कि 10 के घाते -4 से लेके 10 के घाते -7 सेमी।
सेमी। उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया है आपका क्या, 10 के घाते -2 से लेकर 10 घाते -3 सेमी। इसमें जो आपका बताया जाता है वो कितना होता है, बताइए आप सभी। जो कोलाइड के अणुओं का रेंज होता है वो कितना होता है, तो आपका 10 के घाते -5 से लेकर 10 के घाते -7 तक होता है। बताइए इतना सभी बहुविकल्पी था, आप सभी को कोई दिक्कत है? क्लियर है ना सभी लोगों को? तो यहाँ से ये आपका शायद खत्म भी हो गया होगा। हाँ, यहाँ से आप सभी का खत्म हो गया और आपका आ गया क्या, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से पहला प्रश्न ये पूछा जा रहा है, किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ये प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से कि किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं। बताइए आप सभी को आंसर पता है क्या, बताइए। अगर आंसर पता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जिसको नहीं पता है वो वेट करेगा, मैं बताऊंगी उन सभी को आंसर, ठीक है। तो बताइए क्या होता है, किसी ठोस पर जब गैस का अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं। अपने से भी जान सकते हैं कि अधिशोषण को प्रभावित करने वाला एक तो आपका क्या होगा, पहला तो आपका कह सकते हैं कि उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा, तो जो आपका उसकी प्रकृति बन रही है अधिशोषण की प्रकृति पे निर्भर करेगा। दूसरा आपका क्या होगा कि अधिशोषण के सतह क्षेत्र पर निर्भर करेगा। किस पे करेगा, तो जो अधिशोषण का सतह क्षेत्र है उस पर निर्भर करता है। तीसरा आपका ये होता है कि प्रायोगिक जो प्रयोग कर रहे हैं उसकी परिस्थिति में आप क्या ले रहे हैं, किस प्रकार से ले रहे हैं, वो उसकी परिस्थिति पर क्या करता है, तो निर्भर करता है। तो इसका आंसर में हम क्या लिख सकते हैं कि किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से है। तो इसके जवाब में हम लिखेंगे कि किसी ठोस के, ठीक है, क्या किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। कितने हैं, तो कह सकते हैं कि हम निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित मतलब क्या होता है कि नीचे लिखा हुआ है, उस क्रम में हम एक एक को करके लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख ही दिया होगा, फिर भी जिसको नहीं पता है अब हम लोग लिख रहे हैं। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। क्या है, तो निम्नलिखित है। मैंने आप सभी को बताया है, बताइए पहला क्या होगा, निम्नलिखित कारक कौन हो सकता है आपका। पहला क्या हो सकता है कि अधिशोषक एवं अधिशोष्य की प्रकृति पर, किस पे, तो अधिशोषक एवं अधिशोष्य की प्रकृति पर। दूसरा उसके सतह क्षेत्र पर। तीसरा होगा क्या, प्रायोगिक समय पर, ठीक है, कि कैसे हम किस स्थान पे प्रयोग कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उसका क्या होगा, ठीक है। तो पहला हम लिखेंगे क्या, अधिशोषक एवं अधिशोष्य की प्रकृति पर। अधिशोषक एवं अधिशोष्य की प्रकृति पर। दूसरा क्या होगा, दूसरा मैंने आप सभी को बताया है क्या कि अधिशोषक के सतह क्षेत्र पर। किस पर, तो अधिशोषक के सतह क्षेत्र पर। अधिशोषक के सतह क्षेत्र पर। उसके बाद तीसरा क्या होगा, तीसरा बताइए, तीसरा क्या होगा, तो उसके प्रायोगिक की जो परिस्थिति है उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो तीसरा प्रायोगिक परिस्थिति पर, प्रायोगिक परिस्थिति पर।
उसकी प्रायोगिक जो प्रयोग कर रहा है उसकी स्थिति क्या है उस पर वो क्या करती है तो निर्भर करती है। ठीक है, तो चला जाए फिर आगे। आगे प्रश्न देखा जाए क्या है, बताइए ये सभी लोग क्लियर है ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ भी सकता है, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख भी रहा है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी ठोस पर गैस के अवशोषित होने पर ऊष्मागतिकीय परिवर्तनों का वर्णन करें। क्या करें आपसे कि किसी ठोस पर गैस के अधिशोषित होने पर ऊष्मागतिकीय परिवर्तनों का वर्णन करना है। ठीक है, कि किसी ठोस पर क्या हो रहा है, गैस जो है वो किस प्रकार से अवशोषित हो रहा है, वही ऊष्मागतिकी जो है उसका क्या करना है आपको, किस प्रकार से वर्णन किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है उसी का आपको क्या करना है तो वर्णन करना है। इसमें जो आपका दिया हुआ है क्या पूछ रहा है, किसी ठोस पर गैस के अधिशोषित होने पर ऊष्मागतिकीय परिवर्तनों का क्या करना है हमें तो वर्णन करना है। तो आप सभी को पता होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, बताइए आप सभी को पता होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, वो आपका डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस होता है। ठीक है, क्या होता है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो आपका डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये कहा जाता है कि जब ये डेल्टा टी एस जो डेल्टा एस है, ठीक, क्या जो डेल्टा एस है आपका एंट्रोपी, वो कहा जा रहा है कि अगर ये माइनस है, क्या है तो अगर ये माइनस है तो ये भी आपका माइनस होना चाहिए। क्या गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या होनी चाहिए तो माइनस होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जब ये दोनों माइनस कब होंगे, जब ये भी माइनस होगा तब होगा। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है किसी ठोस के गैस के अवशोषित होने की ऊष्मागतिकीय परिवर्तन क्या होता है, तो जब आपका डेल्टा यस नेगेटिव है तो ये होने के साथ साथ ये जो दिया हुआ है डेल्टा जी, ये भी क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। जब ये नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एच भी आपका क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी या फिर मुक्त ऊर्जा जो होती है वो कितना होती है तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एच। उसके बाद फिर यहाँ लिखने के बाद हम बताएंगे कि ये कैसे किस प्रकार से नेगेटिव है और किसको भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए आप सभी भी, अगर जिसको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर दिया होगा। हाँ, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, ठीक है, क्या हम जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है या मुक्त ऊर्जा जो होता है उसके अनुसार डेल्टा जी बराबर क्या होगा तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा गिब्स मुक्त ऊर्जा के अनुसार डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, क्या होता है कि डेल्टा जी बराबर जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है डेल्टा एच, और किसके बराबर तो माइनस टी डेल एस के बराबर होता है। इसमें कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी के अनुसार क्या होता है कि जब ऊष्मागतिकी लिया जा रहा है, जब ये ऊष्मागतिकी है ना, यहाँ पे आपके उसी के अनुसार से पूछा जा रहा है, उसकी परिवर्तन के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो हम फिर नीचे क्या लिखेंगे कि ऊष्मागतिकी के अनुसार जो अधिशोषण वह व्यवस्था होती है कि वहाँ एंट्रोपी क्या होती है कम होती है। तो हम लिखेंगे नीचे क्या कि ऊष्मागतिकी के अनुसार जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है तो कम होती है। ठीक है, क्या होती है तो कम होती है। लिखिए ऊष्मागतिकी ऊष्मागतिकीय के अनुसार क्या चीज तो ऊष्मागतिकी के अनुसार आपका एंट्रोपी क्या होती है तो कम होती है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी के अनुसार अधिशोषण वह व्यवस्था है, क्योंकि अधिशोषण के बारे में ही पूछा जा रहा है, अधिशोषण वह व्यवस्था है जहां
जहां एंट्रोपी कम होती है, जहां एंट्रोपी कम होती है। और कम क्यों होती है? क्योंकि ये जो डेल्टा एस दिया हुआ है वो माइनस है, ठीक है। जब वो माइनस है तो आपका डेल्टा जी भी क्या होना चाहेगा? माइनस होना चाहेगा। और ये कब होंगे? जब डेल्टा एच भी आपका क्या होगा? तो माइनस हो जाएगा, तब होंगे, ठीक है। आगे लिखिए, वह तभी सम्यक है जब डेल्टा यस क्या होगा? तो नेगेटिव होगा। और ये डेल्टा यस सब नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा? डेल्टा जी भी क्या होना चाहेगा? तो नेगेटिव होना चाहेगा, ठीक है। क्या होगा? तो डेल्टा जी भी क्या होना चाहेगा? नेगेटिव होना चाहेगा। नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और ये नेगेटिव होना चाहिए कब होगा? ये जब आपका डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? कि नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कि जब आपका डेल्टा एच भी नेगेटिव हो जाएगा तब ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? आपके नेगेटिव मिल जाएंगे और एंट्रोपी इनका क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। इस प्रकार से ऊष्मागतिकी में क्या होगा? तो परिवर्तन होगा। आगे लिख लीजिए, यह तभी संभव होगा जब डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, ठीक है। इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है? आप सभी को पता चला है कि इसमें गिब्स फ्री एनर्जी जो मुक्त ऊर्जा होती है, क्या जो आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होती है उसके अनुसार आप सभी जानते होंगे कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। इसमें से जब एक आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा तो दूसरा भी नेगेटिव होना चाहेगा। और ये कंडीशन में कब होगा? जब आपका डेल्टा एच भी क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो पूरा टोटल ही नेगेटिव होगा। इस प्रकार से आपका ये कम हो जाएगा और उसका ऊष्मागतिकी में क्या हो जाएगा? तो परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। चला जाए फिर आगे, नेक्स्ट। क्लियर है सभी लोगों को? बताइए, आप सभी को क्लियर है तो फिर आगे चला जाए। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के मुख्य अंतर क्या है? ये दोनों आपसे पूछा जा रहा है। अधिशोषण ही है लेकिन आपका एक भौतिक पूछा जा रहा है, दूसरा क्या है? रासायनिक है। तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है? आप सभी बताएंगे क्या? अगर आप सभी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए। अगर जिसको नहीं पता है, मैं बता रही हूँ कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होता है। तो जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसके अंतर्गत जो आपका अधिशोषण में, ठीक है, अधिशोष से और क्या? अधिशोषक। अधिशोष से और अधिशोषक के मध्य क्या होता है आपका? तो एक प्रबल बल होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रबल मतलब कि एकदम अच्छा वाला क्या होता है? संबंध होता है। किसके किसके मध्य? तो अधिशोष से और अधिशोषक के बीच में। लेकिन वही आपका जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें अधिशोषक और अधिशोष से दोनों के बीच में दुर्बल वांडरवल बल काम करता है। मतलब कि दूरी रहती है। क्या कहते हैं कि ऊपर ऊपर वाला केवल संबंध बनाता है। लेकिन वही आपका जो रासायनिक होता है, आपका रासायनिक एकदम अच्छे तरीके से मतलब क्या है कि पूरा एकदम प्रबल संबंध बनाने की कोशिश करता है या फिर रखता है, ठीक है। तो इसमें यही अंतर है दोनों में, क्योंकि उतना तो मतलब कई बार नहीं पूछा हमसे, बस ये कहा है कि दोनों में मुख्य अंतर क्या है। तो एक आपका रासायनिक जो होता है उसमें प्रबल रासायनिक बंध होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है भौतिक वाला उसमें आपका दुर्बल होता है, ठीक। तो इसका आंसर लिखा जाए, हाँ लिखेंगे हम क्या? रासायनिक अधिशोषण अधिशोष से तथा अधिशोष से के बीच, क्या रासायनिक अधिशोषण अधिशोष से तथा अधिशोषण के बीच क्या होगा? तो मध्य या बीच प्रबल रासायनिक आकर्षण बल होता है, ठीक है। उत्तर
रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण अधिशोष्य तथा अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य, किसके, तो यहाँ अधिशोषण लिखा है लेकिन अधिशोष्य तथा अधिशोषक, ठीक है, क्या, अधिशोषक, इसमें थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा ध्यान से। अधिशोषक के मध्य प्रबल, मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, लेकिन भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य क्या होगा यहाँ पे, तो दुर्बल वान डर वाल बल आकर्षण होगा, ठीक है। लेकिन भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान डर वाल बल होता है, वान डर वाल बल कार्य करता है। बताइए, समझ में आया सभी लोगों को इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो एक में आपका एकदम अच्छा वाला आकर्षण बल होता है, एक में अच्छा वाला है मतलब कि कम वाला, जो दुर्बल ऊपर वाली बात होती है वो सब क्या होता है, संबंध आपका भौतिक बनाता है, और जो रासायनिक होता है उस प्रकार का मतलब कि एकदम दोनों में ही गहरी दोस्ती होती है, ठीक है। किसके किसके में, तो अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य। चला जाए फिर आगे। तब इसमें आपसे पूछा है कि अवशोषण एवं अधिशोषण में अंतर, क्या अवशोषण और अधिशोषण में क्या अंतर पूछा गया है आपसे। इन दोनों में अंतर क्या होता है, आपसे ये पूछा गया है कि अवशोषण और अधिशोषण में अंतर क्या है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा दूर लग रहा है, लेकिन मैंने क्या किया कि एक को मिटा दिया है, ठीक। तो वहाँ भी लिखते तो कोई बात नहीं, फिर दूसरे वाले को भी मिटाना पड़ता है, इसलिए मैंने वहीं छोड़ दिया है। तो इसमें बताइए अधिशोषण और अधिशोषक के मध्य क्या अंतर होता है, बताइए। आप सभी को अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो मैं हूँ ही बताने के लिए, है ना। लेकिन जिसको पता है वो तो टाइप कर ही सकता है, क्योंकि उसका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस वो याद भी एकदम अच्छे से हो जाएगा कि उसमें क्या क्या अंतर होती है। तो आप सभी का जो अवशोषण और अधिशोषण में अंतर होता है, ऐसे लिखेंगे हम। ब्लैक कलर हो गया है, एक तरफ अवशोषण और एक तरफ क्या, अधिशोषण। और दोनों में हमें क्या बताने हैं, तो अंतर बताने हैं। चलिए बता दीजिए आप सभी अगर पता है तो।
नहीं तो फिर हम बता रहे हैं आप सभी को, जो अवशोषण होता है वो क्या करता है कि इसमें पदार्थ के संपूर्ण स्थूल के समान रूप से क्या करता है, उसके सतह पर क्या होता है, उसी पर वितरित हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि स्थूल जो समान रूप है उसी पर वो क्या करता है, तो पूरा रहता है। इसमें आपसे यही बताया गया है ना कि अधिशोषण में क्या होगा, तो वो जो ठोस होगा उसके संपूर्ण जो स्थूल है उसमें वो समान रूप से क्या हो जाएगा, तो वितरित हो जाएगा। लेकिन इसमें जो अधिशोषण होगा वो केवल उसके सतह पर ही क्या होगा, तो वितरित होगा। मतलब कि केवल उसके ऊपर वाली सतह पर ही वो क्या होगा, तो वितरित होगा। दूसरा ये कह सकते हैं हम कि यह जो घटना होती है ये पदार्थ की पूरी घटना होती है। क्या इसमें अवशोषण में यह पदार्थ की पूरी घटना होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें केवल अधिशोषक का ही घटना बताई जाती है। उसके बाद तीसरा ये कह सकते हैं कि इसमें जो दोनों की सांद्रता होती है, वो दोनों की जो सांद्रता होती है, किसकी, दोनों की, तो अधिशोषक और अधिशोषित की। ठीक है, जो अधिशोषण और अधिशोषित ले रहे हैं उन दोनों की जो सांद्रता होती है वो समान होती है, लेकिन इसमें आपका समान नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ अंतर है, इन्हीं अंतरों को हम लिखेंगे। ठीक, तो पहला हम क्या लिखेंगे कि इसमें पदार्थ ठोस के संपूर्ण स्थूल में समान रूप से वितरित हो जाता है। चलिए आप सभी भी साथ में ही लिखते रहिए कि इसमें पदार्थ ठोस के संपूर्ण स्थूल में, इसमें पदार्थ ठोस के संपूर्ण स्थूल में, मतलब भाग, ठीक है, संपूर्ण स्थूल में समान रूप से वितरित होते हैं। क्या होते हैं, तो वितरित होते हैं, मतलब कि पूरा फैले होते हैं। ठीक, इसमें लिखेंगे हम क्या कि इसमें पदार्थ केवल पृष्ठ की, ठीक है, क्या होता है कि इसमें पदार्थ केवल पृष्ठ की सतह पर ही क्या होता है, तो सांद्रित होता है, और वह जो अधिशोषक होता है उसके में नहीं जाता है, मतलब उसके अंदर स्थूल में नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें पदार्थ केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता है। इसमें पदार्थ केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता है। एवं अधिशोषक का जो भाग है, ठीक है, क्या, एवं अधिशोषक जो है उसकी सतह के स्थूल तक वो नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, लिखिए इसमें अधिशोषक की सतह से स्थूल में, मतलब उसके पूरे भाग में, स्थूल में नहीं फैल पाता है। क्या करता है कि नहीं फैल पाता है। और दूसरा अंतर क्या होगा आपका, तो दूसरा अंतर लिख सकते हैं हम सभी कि ये पदार्थ की पूरी की घटना होती है। ठीक है, ये पदार्थ, दूसरा लिखिए, क्या लिखेंगे कि अधिशोषण एवं अधिशोषित में, क्या, अधिशोषण जो है और अवशोषण जो है, दोनों का जो पदार्थ की मात्रा होती है, जो सांद्रता होती है, वो पूरे
संपूर्ण पृष्ठ पर क्या होती है तो समान होती है, लेकिन इसमें संपूर्ण पृष्ठ पर क्या होगा तो समान नहीं होगा। तो दूसरा हम लिखेंगे कि अवशोषण में अवशोषित होने वाले पदार्थ की सांद्रता, दूसरा अवशोषण में अवशोषित होने वाले पदार्थ की सांद्रता क्या चीज तो पदार्थ की सांद्रता, जो पदार्थ की सांद्रता दी हुई है वो ठोस के संपूर्ण स्थूल में एक समान क्या होती है तो रहती है। ठोस के स्थूल में ठोस के संपूर्ण स्थूल में, ठोस के संपूर्ण स्थूल में एक समान रहती है, एक समान रहती है। इसमें क्या होगा आपका एक समान नहीं होगा, बस अंतर तो यही लिख सकते हैं कि अधिशोषण में अधिशोष्य की सांद्रता केवल अधिशोषण के पृष्ठ पर ही क्या होती है तो रहती है। ठीक है, इसमें लिखे दूसरा, अधिशोषण में अधिशोष्य की सांद्रता केवल ठोस के पृष्ठ पर होती है, पृष्ठ पर होती है। कहाँ होती है तो केवल ठोस के पृष्ठ पर ही होती है। ठीक है, चलें फिर तीसरा भी है एक और, इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो अगला पेज लेना ही पड़ेगा ना, बस लिखना तो एक ही लाइन है लेकिन लेना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या कि यह पूरे पदार्थ की घटना होती है। जो तीसरा है, यह पूरे पदार्थ की घटना है, पूरे पदार्थ की घटना होती है। उसमें क्या होगा, उसमें केवल पूरे पदार्थ की घटना नहीं होगी, केवल उसमें अधिशोषक के सतह की दर की घटना होती है। क्या लिखेंगे इसमें हम कि इसमें अधिशोषक के सतह की घटना होती है, इसमें अधिशोषक की सतह की घटना होती है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? दोनों में अंतर पता चला आप सभी लोगों को? बताइए, तो चला जाए फिर आगे। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, यहाँ दिया हुआ है समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरक के एक एक उदाहरण दीजिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरक का क्या करना है, आपको एक एक उदाहरण देना है। तो समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है पहले तो ये जानना पड़ेगा। तो इसमें समांगी उत्प्रेरक में क्या होता है कि वह उत्प्रेरक जो अभिकारी पदार्थ की समान अवस्था में क्या तो होता है। अब अभिकारी क्या होता है, तो अभिकारी जो आप लोग रिएक्टेंट लेते हैं जिसको अभिकर्मक का नाम देते हैं, तो कहा जाएगा ये कि वह उत्प्रेरक जो अभिकारी पदार्थ की समान अवस्था में रहता है उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। और विषमांगी में क्या होगा कि वह उत्प्रेरक जो अभिकारी पदार्थ के समान अवस्था में नहीं होता है उसे हम विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। उसके बाद एक एक एग्जाम्पल पूछा है, एग्जाम्पल भी हम साथ में देते जाएंगे। तो
तो पहले हम समांगी उत्प्रेरक लिख लेते हैं। क्या उत्तर में समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक। उसके बाद फिर हम आगे लिखेंगे विषमांगी उत्प्रेरक। ऐसा नहीं है मतलब कि दोनों का पूछा है तो एक एक करके लिखते जाएंगे, फिर उसका उदाहरण दे देंगे, फिर दूसरे वाला विषमांगी उत्प्रेरक लिखेंगे, उसके बाद उसका भी हम क्या करेंगे तो उदाहरण दे देंगे। देखिए यहाँ उत्प्रेरण लिखा है, कहीं उत्प्रेरक लिखा रहता है, ठीक है, तो उत्प्रेरण लिखे चाहे उत्प्रेरक लिखें, बात वही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि वह उत्प्रेरक जो जो अभिकारी वह उत्प्रेरक जो अभिकारी पदार्थ के, ठीक है, क्या होता है, अभिकारी पदार्थ की समान अवस्था में रहता है, कि समान अवस्था में रहता है, समांगी, यहाँ होगा समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण सुक्रोज लेते हैं, ठीक है, चीनी C12H22O11, ये कैसे फॉर्म में होगा तो एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस हम H2O को लेते हैं कैसे फॉर्म में तो लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद ये रिएक्टेंट मिल गया आपको, अब यहाँ से आपको क्या लेने हैं तो प्रोडक्ट लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ जो लिया जाएगा वो क्या होगा उत्प्रेरक, यहाँ हम लेते हैं क्या H2SO4 को, किसको तो H2SO4 को, वो भी लिक्विड में। देखिए जैसा आपका रिएक्टेंट लिया गया है वैसा ही यहाँ उत्प्रेरक लिक्विड अवस्था में लिया गया है। तो यही आपको कह रहा था इसमें कि वह उत्प्रेरक जो अभिकारी पदार्थ की समान अवस्था में रहता है। यहाँ अभिकारी पदार्थ मतलब कि रिएक्टेंट है, तो अगर यहाँ आपका लिक्विड है और यहाँ मैंने उत्प्रेरक भी लिया है कैसा लिक्विड फॉर्म में, तो ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के बाद आपको ये मतलब नहीं है कि क्या मतलब लिक्विड ही मिल रहा है, एक्वस मिल रहा है या क्या मिल रहा है, ये आपसे लेना देना नहीं है। ये चीज़ें जो बताई गई थी ये बस इतने के लिए ही वो ऊपर लिखा गया है। लेकिन यहाँ जो उत्पाद बनता है वो आपका क्या बनता है, एक ग्लूकोज बनता है और एक आपका क्या बन जाता है तो फ्रैक्टोज बन जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, उसके बाद फ्रैक्टोज का भी वही हो जाएगा, ठीक है, वो भी दोनों आपके एक्वस फॉर्म में मिल जाएंगे। तो लिखेंगे क्या C6H12O6 प्लस, या दो बार लिख देते हैं, यही यहाँ 2 कर देते हैं, सॉरी ये मिट गया पूरा ही, ये C6 यहाँ 2 कर देते हैं और ये कैसे तो एक्वस फॉर्म में, ठीक है। इस प्रकार से आपका मिल जाता है, यही 2 बार मिलेगा C6H12O6। इसके लिए मैंने दोनों को एक साथ ही लिख दिया है 2 बार, एक बार फ्रैक्टोज हो जाएगा एक बार ग्लूकोज हो जाएगा। फिर वही हम लिखेंगे क्या विषमांगी उत्प्रेरक, क्या लिखेंगे तो हम अगले पेज पे लिखते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक, तो विषमांगी उत्प्रेरक में क्या लिखेंगे कि वह पदार्थ, ठीक है, क्या लिखेंगे कि वह उत्प्रेरक जिसकी अवस्थाएं क्या होती है कि अभिकारी पदार्थ से क्या होती है भिन्न होती है। वह पदार्थ नहीं, वह उत्प्रेरक, वह उत्प्रेरक जिसकी अवस्था अभिकारी पदार्थ से, अभिकारी पदार्थ से
भिन्न होती है, भिन्न होती है उसे विषमांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। इसके लिए बताइए एग्जाम्पल क्या बनेगा, इसके लिए एग्जाम्पल क्या बनेगा, बताइए आप सभी, इसके लिए एग्जाम्पल क्या बनेगा, बताइए आप सभी, जवाब दीजिए, इसके लिए एग्जाम्पल क्या बनेगा। बताइए जल्दी। हम ले रहे हैं क्या, सल्फर डाइऑक्साइड को, वो भी गैस के फॉर्म में, उसके बाद यहाँ से O2 ले रहे हैं वो भी गैस के फॉर्म में, लेकिन यहाँ जो Pt लिया गया है वो कैसा है, आपका सॉलिड है। तो यही दिया है यहाँ गैस में है, ये आपका किस में हो गया, तो सॉलिड में हो गया। मतलब दोनों ही क्या हो गए, आपके भिन्न हो गए। तो भिन्न हो गए तो ये किसके एग्जाम्पल आपके बन गए, तो ये आपके एग्जाम्पल जो बन गए वो विषमांगी उत्प्रेरक के हो गए। तो आपसे उत्पाद से तो लेना देना नहीं है, लेकिन आप सभी उत्पाद को बना ही दीजिए। क्या बन जाएगा, 2SO2, वो भी गैस में। यहाँ से देख लीजिए संतुलित है ना, 2 सल्फर, मतलब यहाँ 2 कमी है, अब 4 हो गया। हाँ तो 2 यहाँ से 2, 4 यहाँ हो गया, तो 4 यहाँ से सल्फर आपका यूज हुआ है वो 2, और ये ऑक्सीजन 4 था, है ना, ऑक्सीजन तो 4 था ही, सल्फर 1 था, तो कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से हटा दीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि सल्फर वहाँ 1 है और यहाँ भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, और वहाँ लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 दूना के 4 है ना। तो यहाँ आपका कहीं कम है, तो यहाँ अगर 2 करते हैं तो 4 तो हुआ, लेकिन यहाँ कम हो जा रहा है। तो जब कम हो रहा है तो यहाँ आपको सल्फर ट्राई ऑक्साइड कर दीजिए, क्या दिक्कत है, 3 दूना के 6 हो गया, यहाँ भी 2 और 2 दूना के 4, 2 6 हो गया। मतलब ये आपका क्या बन गया, तो विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण बन गया। बताइए आप सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया ना सभी लोगों को। तो चला जाए फिर आगे, बताइए आगे आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है द्रव रागी होता है, रोगी नहीं रागी, ठीक है, यहाँ रागी होंगे। द्रव रागी लायोफोबिक एवं द्रव विरागी लायोफोबिक कोलायड में अंतर बतावें। ये आपसे क्या पूछा जा रहा है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी ना, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो अंतर पूछा जा रहा है कि बताइए लायोफिलिक जिसको कहा जाता है उसको द्रव स्नेही या द्रव रागी कहा जाता है। उसके बाद जो द्रव विरागी दिया है जिसको लायोफोबिक, उसको द्रव विरोधी कोलायड के नाम से जाना जाता है। बताइए आप सभी अंतर, बताइए आप सभी क्या होगा, बताइए दोनों में अंतर क्या होगा। ये आपसे द्रव रागी और द्रव विरागी पूछ रहा है, क्या चीज, तो द्रव रागी और द्रव विरागी। देखिए उन सभी में अंतर क्या होता है कि जो द्रव रागी होता है वो आपका आसानी से बन जाता है। क्या होता है कि जब भी आप द्रव रागी को बनाना चाहेंगे तो वो आपका आसानी से फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन वही आपका जो द्रव विरागी होगा, जो द्रव से क्या होता है दूर रहना चाहता है, वो आपका जल्दी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये है कि जो आपका द्रव रागी होता है वो आपका क्या होता है, तो ज़्यादा अस्थाई होता है, लेकिन वही आपका द्रव विरागी जो होता है वो लंबे समय तक अस्थाई नहीं होता है, कह सकते हैं कि वो कम अस्थाई होता है। उसके बाद तीसरा ये कह सकते हैं हम कि ये जो होता है द्रव रागी वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्या द्रव रागी के अंतर्गत आपका जो अभिक्रिया होती
है वो कैसी होती है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। लेकिन वही आपका जो द्रव विरागी होता है उसकी अभिक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, तो अनुत्क्रमणीय होती है। उसके बाद चौथा ये कह सकते हैं कि ये विलायक की तुलना में कौन, तो द्रव रागी जो होती है वो विलायक की तुलना में क्या होती है, तो काफी अधिक होती है। किसकी तुलना में, तो विलायक की तुलना में वो काफी अधिक होती है। लेकिन वही जो आपका क्या होती है कि द्रव जो विरागी होता है वो लगभग विलायक के बराबर होती है। इस प्रकार से कुछ अंतर है, वही अंतर को आपको क्या करने हैं, तो बताने हैं। ठीक, तो लिखा जाए अंतर दोनों में। एक तरफ हम लिखेंगे क्या, द्रव रागी, दूसरे तरफ हम क्या लिखेंगे, द्रव विरागी। लिखेंगे क्या, एक तरफ द्रव रागी और दूसरे तरफ हम लिखेंगे क्या, द्रव विरागी। द्रव विरागी वो आ जाएगा अपने आप, ठीक है, इसलिए मैंने उसको दोबारा नहीं लिखा है, वो अपने आप यहाँ मात्रा आ जाएगी। देखिए आग भी गया। ठीक है, तो पहला अंतर इन दोनों में क्या हम लिखेंगे, पहला अंतर दोनों में क्या होता है कि इसका फॉर्मेशन जो होता है, मतलब कि इसको जब हम बनाना चाहें तो ये आसानी से निर्मित हो जाता है, लेकिन वही द्रव विरागी आपका आसानी से निर्मित नहीं होता है। यह आसानी से निर्मित हो जाता है। इसमें यह आसानी से निर्मित नहीं होता है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे हम, दूसरा यह अस्थाई होती है। कैसी होती है, तो अस्थाई होती है। दूसरा, इसमें दूसरा क्या होगा, यह कम अस्थाई होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा लिखेंगे हम, तीसरा यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यह जो होती है कैसी होती है, तो ये अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ये क्या होगा आपका, तो ये जो होता है एक बार आपका क्या होता है, तो विलायक के बराबर होता है, मतलब कह सकते हैं कि विलायक की तुलना में ये क्या होता है, अधिक होता है। और दूसरा वाला जो होता है वो विलायक के लगभग कैसा होता है, तो बराबर होता है। चौथा यह विलायक की तुलना में क्या होती है, यह विलायक की तुलना में जो होती है वो क्या होती है आपकी, तो काफी, ठीक है, काफी कम होती है। इसमें क्या होगा, यह विलायक की तुलना में
लगभग बराबर होती है। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में क्या है तो अंतर है। ठीक है, तो चला जाए फिर आगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो रही है सभी लोगों को ना? चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चला जाए ना, बताइए आप सभी। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। इसमें नेक्स्ट प्रश्न, अरे सॉरी मैंने पेज ले लिया है इसलिए। हाँ, इसमें आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कि टिंडल प्रभाव क्या है, व्याख्या करें। आपसे पूछा जा रहा है क्या कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, उसी के बारे में आपको व्याख्या करनी है। तो मैंने आप सभी को बताया अभी नहीं, मतलब इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव करा था उसमें मैंने बताया था कि जो टिंडल प्रभाव होता है उसमें प्रकाश की किरण कैसी आती है तो शंकुनुमा होकर आती है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि कोलाइडी विलयन से गुजरते समय, क्या कोलाइडी विलयन से गुजरते समय कोलाइडी अणुओं का, क्या चीज तो कोलाइडी अणुओं का, ठीक है, प्रकीर्णन जो होता है उसका प्रकीर्णन के कारण जो निर्गत प्रकाश होती है, ठीक है, जैसे कि हम ये ले रहे हैं एक बर्तन और इसमें से यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये कोलाइडी विलयन है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका तो कोलाइडी विलयन है और इसमें से जब हम प्रकाश को क्या कर रहे हैं गुजार रहे हैं, ठीक है, निर्गत प्रकाश को क्या कर रहे हैं हम इसमें डाल रहे हैं। तो इसकी जो निर्गत प्रकाश का जो पथ है, ठीक है, वो कैसा हो जाता है तो शंकुनुमा हो जाता है। कैसा हो जाता है तो शंकुनुमा हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है आपका तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। मतलब यहाँ से देखिए एक आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये कोलाइडी विलयन में पड़ा तो ये पड़ने के बाद इसका पथ एक न होके कैसा हो गया तो एक शंकुनुमा बन गया है। बताइए, यही है आपका क्या टिंडल प्रभाव। तो यहाँ से ये हो सकता है क्या निर्गत प्रकाश, ठीक है, यहाँ से जाने के बाद इधर भी हो जाता है और यहाँ से भी आपका क्या होता है निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कोलाइडी विलयन से गुजरते समय कोलाइडी अणुओं द्वारा प्रकीर्णन से, ठीक है, ऊपर लिखते हैं टिंडल प्रभाव को, लिखे इसमें सभी लोग कि कोलाइडी विलयन से गुजरते समय कोलाइडी विलयन से गुजरते समय क्या चीज तो मतलब कोलाइडी विलयन से जब वो गुजर रहा है, ठीक है, तो गुजरते समय कोलाइडी अणुओं द्वारा प्रकीर्णन अणुओं द्वारा प्रकीर्णन, ठीक है, क्या कोलाइडी अणुओं द्वारा प्रकीर्णन के कारण निर्गत प्रकाश के किरण किरण कैसी हो जाती है तो प्रकाश किरण शंकुनुमा हो जाती है। कैसी हो जाती है तो शंकुनुमा हो जाती है, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं तो जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यही आपका क्या है तो टिंडल प्रभाव है।
ठीक है, ये आपका क्या है तो कोलाइडी विलयन है। जो इसमें डाला गया है ये आपका क्या है तो कोलाइडी विलयन है। ये जो है आपका प्रकाश है। ठीक है, तो चला जाए फिर आगे। बताइए आप सभी, किसी को कोई दिक्कत ना हो तो फिर आगे चला जाए। एक प्रश्न और आपका लास्ट बचा हुआ है, क्या है ये? पेप्टीकरण पद को क्या करिए तो परिभाषित कीजिए। बताइए पेप्टीकरण क्या होता है, उसी को आपको क्या करना है तो परिभाषित करना है। बताइए आप सभी, पेप्टीकरण की प्रक्रिया को क्या करने हैं आपको तो परिभाषित करनी है। ठीक है, इसमें क्या होता है पेप्टीकरण में कि जो ताजा बना अवक्षेप होता है उसमें कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाकर क्या करते हैं कि ताजे बने अवक्षेप में कोई विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं हम तो पेप्टीकरण कहते हैं, या फिर यह प्रक्रिया क्या कहलाती है तो पेप्टीकरण कहलाती है। क्या कह सकते हैं हम कि ताजे बने अवक्षेप में जब कोई वैद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी जो विलयन बना है उसमें क्या करते हैं हम परिवर्तन कर देते हैं, और यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है तो पेप्टीकरण कहलाती है। ठीक है, तो फिर लिखा जाए, बताइए, चलिए फिर लिखा जाए तब। उत्तर लिखिए। पेप्टीकरण, इसमें लिखिए ताजे बने अवक्षेप में, ताजे बने अवक्षेप में कोई वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य मिलाकर, ठीक है, क्या तो कोई वैद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन में कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया करने की प्रक्रिया पेप्टीकरण, पेप्टीकरण कहलाती है। जो ताजा बना अवक्षेप है, ठीक है, क्या है कि जो कोई अवक्षेप बना है उस अवक्षेप में कोई वैद्युत अपघट्य हम क्या कर दे रहे हैं तो मिला दे रहे हैं, और उसको मिलाने से ही वो आपका तुरंत ही जो बना अवक्षेप है वो किस में परिवर्तित हो जाता है तो कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। और ये जिस पद में हो रहा है यही सब आपका क्या कहलाता है तो पेप्टीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ अवक्षेप क्या लिया जाए, बताइए, कोई अवक्षेप लिया जाए और उसमें आपका क्या मिलाया जाए तो कोई वैद्युत अपघट्य तो मिलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ अवक्षेप हम FeOH का होल थ्राइस लेते हैं और उसमें हम क्या मिला रहे हैं तो FeCl3 कोई एक आपका वैद्युत अपघट्य मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ओहो जैसे क्या चीज तो ले रहे हैं हम FeOH का
होल थ्राइस ये आपका क्या है, एक अवक्षेप है। वो कैसा अवक्षेप है, जो ताजा बना है वही अवक्षेप है। ठीक है, प्लस उसके बाद हम इसमें क्या लेते हैं, वैद्युत अपघट्य FeCl3 को हम लेते हैं। ये क्या है आपका, तो वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य। तो ये जब दोनों को हम लेते हैं और मिला देते हैं, जब हम इन सभी को क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है, एक आपका कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। क्या मिलता है, FeOH का थ्राइस, Fe पे 3+ अब प्लस Cl आपका माइनस में बाहर निकल जाता है। वो भी कितना Cl निकलता है, तो 3 है, तो 3 Cl आपका क्या होगा, तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 3 Cl आपका क्या होगा, तो बाहर निकलेगा और यही आपका क्या बनेगा, तो कोलाइडी विलयन बनेगा। बताइए, यहाँ तक के प्रश्न में मैंने जितना प्रश्न आपके कराए हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप सभी को ये सभी प्रश्न क्लियर हैं। इसके साथ साथ मैंने बहुविकल्पी के साथ साथ ये सब भी मैंने करा दिया है। बताइए, अगर आप सभी को कोई दिक्कत है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और जहाँ ना समझ में आए वो भी पूछ सकते हैं। और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना है तो आप ऐसे ही बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक, और ऐसे ही नए नए चैप्टर आपको मिलते रहेंगे, एक साथ आपका बहुविकल्पी और उसके साथ साथ आपका शार्ट वाला क्वेश्चन भी। तो आप एक वीडियो देखेंगे, आपसे वहाँ से 2 फायदे ले सकते हैं, एक तो बहुविकल्पी, दूसरा उसके साथ साथ आपका सब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहीं पे आपके क्लास को समाप्त करते हैं। तो सभी लोगों को थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड सभी लोगों को हैप्पी लर्निंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा करिए।